हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे 12th क्लास का पहला लेक्चर शूट कर रहे हैं, चैप्टर सेकंड सॉल्यूशन। आप सभी को सारे लेक्चर्स बड़े ध्यान से पढ़ने हैं। जो भी चीज़ ना आए आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास हम जो लगाने वाले हैं उसमें आप लोगों के लिए पूछना है उसको, ठीक है। और कोशिश हम ये करेंगे कि लेक्चर कुछ इस तरीके से शूट करें कि आपको ज़्यादा डाउट आए ही ना। ओके, वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हमारे केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड है। और सबसे पहले जो हम केमिस्ट्री के लिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं वो यही स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, चैप्टर सेकंड सॉल्यूशन। तो ध्यान दे लें, सॉल्यूशन चैप्टर सेकंड। चैप्टर सेकंड यानी सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर सेकंड सॉल्यूशन में हर साल 2 क्वेश्चन बोर्ड हमसे पूछता है। 2 क्वेश्चन हर साल बोर्ड हमसे पूछता है, जिसमें से 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछता है और 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछता है। मतलब अगर बोर्ड के हिसाब से देखें तो 5 नंबर का वेटेज है बोर्ड में इस चैप्टर से, ठीक है। 5 नंबर आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन 2 नंबर का देने वाले हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो स्टार्ट कर रहे हैं इसको अपन। सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूशन। तो भाई सॉल्यूशन जो है वो 3 तरह के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर प्रेजेंट। फर्स्ट इज ट्रू सॉल्यूशन, सेकेंड इज कोलाइडल सॉल्यूशन, एंड थर्ड वन इज सस्पेंशन, ठीक है। जिसमें से अगर मैं बात करूं कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन की, तो इन दोनों चैप्टरों को इसी क्लास में यानी 12th क्लास में ही चैप्टर नंबर 5 में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मतलब चैप्टर 5 में दोनों ही टॉपिकों को बड़े ही डिटेल में हम देख लेंगे। तो इस चैप्टर में हमारे लिए जिस टॉपिक को पढ़ना है वो है हमारा ट्रू सॉल्यूशन। इस चैप्टर में हम डिटेल में ट्रू सॉल्यूशन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रू सॉल्यूशन होता क्या है। चैप्टर सेकंड हमने स्टार्ट किया है, जिसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का बोर्ड में। और सबसे पहले हमने देखे सॉल्यूशन के टाइप। 3 तरह के हैं, जिनमें से 2 टाइप हमारे लिए चैप्टर नंबर 5 में पढ़ना है और एक टाइप है ट्रू सॉल्यूशन, जो कि डिटेल में हमें इसी चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। अब सबसे पहले तो बात कर रहे हैं ट्रू सॉल्यूशन की डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या है? इट इज होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट। ट्रू सॉल्यूशन की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, और डेफिनेशन क्या है कि ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट। तो डेफिनेशन को समझने से पहले सबसे पहले हम इस वर्ड का मतलब समझ लें कि होमोजीनस मिक्सचर मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर ये वर्ड समझ में आ जाएगा तो डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी, है ना। वैसे तो मैंने आप लोगों के लिए होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है, हेटेरोजीनस मिक्सचर क्या होता है, ये सारी चीज़ें 11th में पढ़ाई हुई हैं, लेकिन आप लोगों को तो एक दिन पुराना याद नहीं रहता। तो ये तो मैं बात कर रहा हूँ 1 साल पुराने की, तो वो कहाँ से याद होगा, है ना। इसे मजाक कर रहा हूँ, है ना, इसे बुरा नहीं लगाना आप लोग। रह जाता है कुछ कुछ बच्चों को याद भी और होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार समझ लेते हैं कि होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है। तो भाई होमोजीनस मिक्सचर की बात करें तो होमोजीनस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें मान लीजिए कि मैंने एक कंपोनेंट लिया सॉलिड स्टेट में और एक कंपोनेंट लिया मैंने लिक्विड स्टेट में। मैंने 2 कंपोनेंट लिए हैं और इन 2 कंपोनेंट का मैं मिक्सचर तैयार करने वाला हूँ। अब इनमें से एक कंपोनेंट मैंने सॉलिड स्टेट में लिया है और एक कंपोनेंट मैंने लिक्विड स्टेट में लिया है, और मैं इन दोनों को मिलाकर एक मिक्सचर तैयार कर रहा हूँ। अब मिक्सचर में
दोनों कंपोनेंट हैं और दोनों अलग अलग स्टेट में हैं, तो बताइए मिक्सचर में ये दोनों स्टेट होनी चाहिए। लेकिन अगर मान लो कि मिक्सचर तैयार हुआ और उसकी स्टेट हुई लिक्विड, मतलब मिक्सचर के अंदर दो स्टेट मिला रहा हूँ तो दो आनी चाहिए थी, लेकिन स्टेट आई एक ही, तो इस तरह के मिक्सचर को हम होमोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। मैं एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। फॉर द एग्जाम्पल हमने सॉल्ट ले लिया, नमक। अब नमक का स्टेट कौन सा होता है? सॉलिड। और साथ ही ले लिया मैंने वाटर, पानी, जिसका स्टेट क्या होता है? लिक्विड। अब मान लीजिए, नॉर्मली सोचिए कि आपने सॉलिड नमक का इतना बड़ा एक टुकड़ा लिया और उस नमक के टुकड़े को आपने पानी में डाल दिया। फिर नमक का टुकड़ा लिया और उसको पानी में डाल दिया और हमने उसको घोलना शुरू करा। तो थोड़ी देर में हम क्या देखेंगे कि नमक घुलते घुलते पानी के अंदर पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। गायब हो जाएगा से मतलब क्या है मेरा, कि नमक पूरी तरीके से पानी में घुल जाने वाला है। मतलब नमक पानी के अंदर जाके, है तो सॉलिड स्टेट में, लेकिन पानी के अंदर जाके अपनी सॉलिड स्टेट को पूरी तरीके से खो देगा। सॉलिड नमक पानी के अंदर जाके, यानी सॉलिड सॉल्ट वाटर के अंदर जाके, जो कि लिक्विड स्टेट में है, पूरी तरीके से अपनी सॉलिड स्टेट खो देता है। और जो खारा पानी बनेगा, यानी सॉल्ट वाटर बनेगा, उस सॉल्ट वाटर का स्टेट कौन सा होगा? लिक्विड। अब भाई आप नमक को तो देखा होगा, आप लोगों ने घर पे होगा, आपके स्टेट कौन सा होता है उसका? सॉलिड। पानी भी कौन सा स्टेट होता है? लिक्विड। आप सॉलिड नमक को पानी में डाल के घोल दें थोड़ी देर, आप थोड़ी देर में क्या देखोगे? वो नमक पूरी तरीके से पानी में घुल जाएगा। क्या उस पानी के अंदर उस नमक की सॉलिड स्टेट बचेगी? नहीं। यानी पानी के अंदर नमक ने अपनी सॉलिड स्टेट को पूरी तरीके से खो दिया। और जो मिक्सचर तैयार हुआ, उसी मिक्सचर को हम क्या बोल रहे हैं? होमोजीनस मिक्सचर। कि दो अलग अलग स्टेट वाले कंपोनेंट एक दूसरे में मिक्स करें और मिक्स करने पर जो मिक्सचर तैयार हुआ वो एक ही स्टेट में तैयार हुआ। इसी तरह के मिक्सचर को हम होमोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। और एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जैसे फॉर द एग्जाम्पल मैंने ले लिया शुगर, और शुगर को मैंने वाटर में डिजोल्व किया। शक्कर को हम पानी में घोलेंगे, शक्कर का स्टेट क्या होता है भाई? सॉलिड। और हम इसको पानी में घोल रहे हैं, यानी लिक्विड में घोल रहे हैं, स्वीट वाटर बनेगा, मीठा पानी। बताइए ज़रा इसका स्टेट कौन सा होगा? लिक्विड। मतलब मैंने दो अलग अलग स्टेट वाले कंपोनेंट्स को मिक्स किया, लेकिन जो मिक्सचर तैयार हुआ वो एक ही स्टेट में तैयार हुआ। तो इसी तरह के मिक्सचर को हम क्या नाम देने वाले हैं? होमोजीनस मिक्सचर। और टू और मोर कंपोनेंट के होमोजीनस मिक्सचर को हम क्या नाम देने वाले हैं? ट्रू सोल्यूशन। बड़ी आसान डेफिनेशन है। ट्रू सोल्यूशन क्या है भाई? इट इज़ अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। टू और मोर कंपोनेंट के होमोजीनस मिक्सचर को ही हम ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। तो ट्रू सोल्यूशन में होमोजीनस मिक्सचर क्या है? होमोजीनस मिक्सचर क्या है कि एक ऐसा मिक्सचर जिसमें दो कंपोनेंट जिनकी स्टेट अलग अलग हैं, वो आपस में मिक्स होकर जो मिक्सचर बनाए वो एक ही स्टेट में बने। इस तरह के मिक्सचर को हम क्या बोल रहे हैं? होमोजीनस मिक्सचर। अलग अलग स्टेट वाले कंपोनेंट मिल रहे हैं और मिलके जो मिक्सचर तैयार कर रहे हैं वो एक ही स्टेट में तैयार हो रहा है। क्या बोला जा रहा है इसको? होमोजीनस मिक्सचर। नोट कर लीजिए ध्यान से। सॉल्यूशन की अगर अपन बात करें तो सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलके बना हुआ होता है। सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं मेनली। कौन कौन से भाई? फर्स्ट इज सॉल्यूट एंड सेकेंड वन इज सॉल्वेंट। दो चीज़ों से मिलके हमारा सॉल्यूशन बना हुआ होता है। अब सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होते हैं, लेकिन हमें डिटर्मिनेशन करना है कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। तो उसको डिटरमाइन करने के लिए टेक्निक क्या है? बड़ी आसान सी बात है कि जैसे मान लीजिए मैं एक सॉल्यूशन बना रहा हूँ, मैंने 6 ग्राम NaCl लिया, 6 ग्राम ऑफ सॉल्ट, 6 ग्राम NaCl लिया और 100 ml लिया वाटर, और इन दोनों को मिक्सअप करके मैंने एक सॉल्यूशन का प्रिपरेशन किया। तो अब इस सॉल्यूशन के अंदर नमक और पानी के इस सॉल्यूशन में मुझे ये पता लगाना है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन कौन है। नमक क्या है और पानी क्या है, सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है। तो उसका पता लगाने का बड़ा आसान तरीका क्या है कि सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट होता है वो होता है मोर इन अमाउंट। मतलब सॉल्यूशन में आपको सिर्फ ये देख लेना है
कि कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा अमाउंट में पड़ा हुआ है। जो कंपोनेंट ज़्यादा अमाउंट में पड़ा हुआ होगा वही कंपोनेंट क्या होगा, सॉल्वेंट। तो आप देख लीजिए, मैंने इन दोनों को मिला के सोल्यूशन बनाया है। इन दोनों में से ज़्यादा अमाउंट किसका है, पानी का। पानी अमाउंट में ज़्यादा है यानी मोर इन अमाउंट है, तो पानी क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। और अमाउंट में जो कम होगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। बड़ी आसान सी बात है कि मान लीजिए मैंने एक कंपोनेंट लिया ए और एक कंपोनेंट लिया बी, और इन दोनों को मिक्सअप करके मैं एक ए बी सोल्यूशन बना रहा हूँ। अब मुझे इस सोल्यूशन में बताना है कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। तो कैसे बताऊंगा कि मान लीजिए मैंने कहा ए है 5 ग्राम और बी है 95 ग्राम। तो 5 ग्राम ए और 95 ग्राम बी ले लिया मैंने, और इन दोनों को मिक्सअप करके मैं ए बी सोल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहा हूँ। तो आप ये देख लीजिए कि दोनों कंपोनेंट में से ज़्यादा अमाउंट किसका है, ऑब्वियसली बी का। तो जिसका अमाउंट ज़्यादा है वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, और जिसका अमाउंट कम है वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का डिटर्मिनेशन तो हम आसानी से कर लेंगे। अब इस चैप्टर में हमें मेनली 2 पॉइंट को डिटेल में पढ़ना है। सॉल्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो चैप्टर में मेनली 2 पॉइंट हमें डिटेल में पढ़ना है। पहला तो पढ़ना है हमें कंसंट्रेशन टर्म्स, और दूसरा पढ़ना है हमें कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। इन दोनों को ही डिटेल में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना पहले आप। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम कंसंट्रेशन टर्म्स। और कंसंट्रेशन टर्म्स में पहली कंसंट्रेशन टर्म जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मोलैरिटी। तो मोलैरिटी की सबसे पहले देख लें डेफिनेशन क्या है, कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter of solution is called as molarity, and it is denoted by capital M। ठीक, अब इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि ये डेफिनेशन याद रखनी कैसे है हमें। ठीक है, कि मान लीजिए मैंने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में 1 लीटर सॉल्यूशन भर लिया। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। तो इस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट के जो मोल हैं, उन मोल का जो नंबर है उसी नंबर को हम क्या बोल रहे हैं, मोलैरिटी। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर में जो 1 लीटर सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हैं, सॉल्यूशन के अंदर 2 चीज़ें होती हैं ना, तो जो सॉल्यूट है उस सॉल्यूट के जो मोल हैं उनका नंबर है 8। तो इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, 8। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट होता है, उस सॉल्यूट के जो मोल होते हैं उन्हीं के नंबर को, कि कितने मोल पड़े हुए हैं, उन्हीं नंबर को हम मोलैरिटी बोलते हैं। समझ गए बात को। तो डेफिनेशन बड़ी आसान है, नंबर किसके, नंबर मोल के, किसके मोल के नंबर, सॉल्यूट के। सॉल्यूट जो किसके अंदर है, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मोलैरिटी। ठीक है ना।
क्या है डेफिनेशन? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मोलैरिटी। डिनोट किससे कर रहे हैं हम इसको? कैपिटल एम से। तो एक तरीका तो ये है कि आप मोलैरिटी को इस तरीके से समझ लें। डेफिनेशन को याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ भाई मोल क्या होता है। मोल आपने 11th में पढ़े हुए हैं, वही 11th वाली बात आ गई, कहाँ याद रहता है ना। मोल क्या पढ़ा था हमने मोल के बारे में? मोल क्या है? यूनिट है। किसकी यूनिट है? काउंट करने के लिए एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल। केमिस्ट्री में एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल, इनके नंबर को काउंट करने के लिए हम एक यूनिट का इस्तेमाल करते हैं और उस यूनिट को क्या बोलते हैं? मोल। तो यहाँ पे सॉल्यूट को नंबर में काउंट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? मोल का। तो नंबर मोल का, किसके मोल का? सॉल्यूट के मोल का, जो कि 1 लीटर सॉल्यूशन में है, उसी को हम मोलैरिटी बोल रहे हैं। तो एक तरीके से तो आप ऐसे याद रख सकते हैं डेफिनेशन को। दूसरा क्या है कि मोलैरिटी की डेफिनेशन को याद करने के लिए आप इसको मोलैरिटी के फॉर्मूले से भी समझ सकते हो। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये है मोलैरिटी का फार्मूला। अब फॉर्मूले से भी आप मोलैरिटी को समझ सकते हो। किस तरीके से भाई? कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आप लोगों को पता हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि लीटर में लेना है हमें। हमने डेफिनेशन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लिया है? 1। मतलब अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि लीटर में लेना है उसकी वैल्यू 1 ले लूँ, यानी 1 लीटर ले लूँ सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो डिवाइड में आ जाएगा कितना? 1। बताइए डिवाइड में 1 का कोई मतलब होता है क्या? इस पूरी वैल्यू की जगह पे मैं 1 रख दूंगा तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा और ये वैल्यू हट जाएगी। तो ये वैल्यू हट जाएगी तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर हो जाएंगे? मोलैरिटी के। तो यही तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लिया है? 1 लीटर। उस कंडीशन में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को हम क्या बोल रहे हैं? मोलैरिटी। भाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि लीटर में लेना है, अगर इसकी वैल्यू 1 रख लूँ, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन की बात करूँ, तो उस कंडीशन में ये चीज़ पूरी हट जाएगी। डिवाइड में 1 आएगा जिसका कोई मतलब नहीं है। और उस कंडीशन में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर हो रहे हैं? मोलैरिटी के। तो यही तो डेफिनेशन लिखी है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर, उस कंडीशन में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या कहला रहे हैं? मोलैरिटी, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? कैपिटल एम से। मेरे हिसाब से सबको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। मोलैरिटी को हमने किससे डिनोट किया हुआ है भाई? कैपिटल एम से। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को डिनोट कर दूं मैं स्मॉल एन से, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को डिनोट कर दूं मैं वी से। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम वी से डिनोट कर रहे हैं और लीटर में लिया है तो साथ में मैं इसके एल लगा देता हूँ। ये ले लिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, ये ले लिया इक्वेशन फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं भाई। लेट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज W1 एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज M1। देन मैंने आप लोगों के लिए मोल के फार्मूले पढ़ाए हुए हैं 11th क्लास में। भाई जिस बच्चे ने नहीं पढ़े हैं वो उसको यहीं याद कर लें। वैसे तो मैंने 3 फार्मूले पढ़ाए थे 11th में आपको, लेकिन यहाँ पे जो फार्मूला हमारे काम में आने वाला है उनमें से वो ये है, मोल इज इक्वल टू अमाउंट बाय मोलर मास। हमें किसी भी चीज़ के मोल निकालने के लिए उसके अमाउंट में उसके मोलर मास से डिवाइड कर देना होता है। कि अगर हमें किसी चीज़ के मोल निकालना है तो हम क्या करेंगे कि उसके दिए हुए अमाउंट में से उसके दिए हुए मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाने वाले हैं? उसके मोल। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट की, सॉल्यूट के मोल की, जिसको हमने किससे डिनोट किया हुआ है? एन से। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट की, किसके मोल की? सॉल्यूट के मोल की, जिसको किससे डिनोट किया हुआ है? एन से।
और इसको निकालने के लिए, मोल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, अमाउंट बाय मोलर मास। तो बताइए ज़रा, सॉल्यूट का अमाउंट कितना मान लिया है मैंने, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना मान लिया है W1, और मोलर मास कितना मान लिया है M1। ये चीज़ कहाँ से निकाली मैंने, इस फॉर्मूले से। मोल को किससे डिनोट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को हम N से। अमाउंट सॉल्यूट का कितना मान लिया है हमने, W1, और मोलर मास सॉल्यूट का कितना मान लिया है हमने, M1। तो N इज इक्वल टू W1 बाय M1। ये आ गया मेरे पास इक्वेशन सेकेंड। ठीक, नोट कर लें इतना। मान लीजिए कि मैंने आपके सामने लिखा 1000 ml। अब अगर मैं बात करूं कि 1000 ml मतलब कितना लीटर, तो सब बता देंगे कि भाई 1 लीटर। ठीक, अब जो बच्चे नहीं बता पाएंगे वो 8th क्लास पढ़ लो दोबारा, ठीक है। अब भाई इतना ही नहीं पता है कि 1000 ml मतलब 1 लीटर, तो 8 तो पढ़ना पड़ेगी दोबारा। अच्छा, ये कैसे निकला, सिंपल सी बात है, ml को लीटर में बदलने के लिए हम कितने से डिवाइड करते हैं, 1000 से। तो कितना आ गया, 1 लीटर। मान लो मैंने लिखा 5000 ml, जैसे मैंने लिखा 5000 ml। अब ये 5000 ml मतलब कितना लीटर, सिंपली आप 1000 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 5 लीटर। मतलब ये मैं कोई 8th क्लास नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी वॉल्यूम है और वो ml में दिया हुआ है, और अगर उसे लीटर में चेंज करना है तो हमें कितने से डिवाइड करना होता है, 1000 से डिवाइड करना होता है। ml वाले वॉल्यूम में 1000 से डिवाइड करते हैं तो वो चेंज हो जाता है किसमें, लीटर में। तो मान लो कि मेरे पास कोई वॉल्यूम है V और ये वॉल्यूम ml में है। अब अगर मुझे इसे लीटर में चेंज करना है तो मुझे इसमें कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से। जैसे ही मैं इस ml वाले वॉल्यूम में 1000 से डिवाइड करूंगा तो यही वॉल्यूम किस में चेंज हो जाएगा, लीटर में। ठीक है, इसको ले लेता हूँ इक्वेशन थर्ड। अब मैं क्या लिख दूँ, बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को हम मिला रहे हैं। बताओ ज़रा, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, यही थी ना, अभी पढ़ाई है, कल नहीं पढ़ाई थी, भूल तो नहीं गए इतने जल्दी, क्यों, यही थी ना इक्वेशन फर्स्ट, m इज इक्वल टू n बाय VL। अब इस इक्वेशन फर्स्ट में मैं इक्वेशन सेकेंड से n का वैल्यू रख देता हूँ। चलो ज़रा देखो, इक्वेशन सेकेंड में n का वैल्यू क्या है, n बराबर क्या लिखा हुआ है, W1 बाय M1, यही लिखा हुआ है ना। और इक्वेशन थर्ड में जो VL है इसका वैल्यू रख देता हूँ। इक्वेशन थर्ड में VL इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, देखना ज़रा, VL इज इक्वल टू है VML बाय 1000। अब ये आ गया मेरे पास। अब बताइए आप, डिवाइड के डिवाइड में ये पड़ा हुआ है, क्या होगा, ये पलट के कहाँ जाएगा, ऊपर। पता है ना, इतना मैथ तो आता है आप लोगों को, जहाँ तक मुझे लगता है 10th पास हो आप। क्या आएगा बताओ, ये डिवाइड के डिवाइड में है तो ये पलट के कहाँ जाएगा, ऊपर, और ये 1000 ऊपर, VML नीचे। बताइए, जब ये पलट के ऊपर जाएगा तो ये किस में आ जाएगा, इनटू में आ जाएगा ना। मतलब ऐसे लिख दूँ ना मैं, m इज इक्वल टू W1 बाय M1 इंटू, ये चीज़ कहाँ आ गई, इनटू में, और 1000 ऊपर चला गया और VML नीचे। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 4। अब इस इक्वेशन 4 में ये जो W1 है हमारा, ये क्या है बताइए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है ना। M1 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। और V क्या है बताइए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। V मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और साथ में इसके ml लगा हुआ है, देखिए L लगा था मतलब लीटर में, ml लगा हुआ है मतलब इन ml। W1 हमने क्या माना था, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ही W1 माना था, M1 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट माना था, और VML मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि किस में है, ml में। मैं आप लोगों के लिए एक बात क्लियर कर दूं, ये जो मैंने इक्वेशन 4 निकाला है फार्मूला आपके सामने, हमारे MP बोर्ड की अगर बात करें तो हमारे बोर्ड में बहुत ही इजी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं।
इस चैप्टर से अभी तक जो न्यूमेरिकल पूछे गए हैं बहुत ही आसान न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, ठीक है, ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते। और अभी तक जो न्यूमेरिकल इस चैप्टर से पूछे गए हैं वो न्यूमेरिकल पूछे गए हैं इसी फार्मूले से, मतलब इक्वेशन 4 से। इक्वेशन 4 में, इक्वेशन 4 वाला ये जो फार्मूला है इसी से अभी तक न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, जिसमें ये W1, M1 और VML इन तीनों का वैल्यू दे देता है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको ये फार्मूला पता है और आपको इन तीनों का वैल्यू पता है तो क्या आप M का वैल्यू नहीं निकाल सकते? बड़े आसानी से निकाल सकते हो। बस आपको ये तीनों चीज़ें पुटअप करनी है और आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो बड़े ध्यान से आप लोगों के लिए इसको समझ लेना है। इसका सवाल कराता हूँ मैं एक आप लोगों के लिए, नोट कर लें आप। 4 ग्राम of NaOH present in 250 ml of solution, calculate the molarity। ठीक, ऐसा क्वेश्चन हमारे 2014 और 16 में एक बार पूछा जा चुका है ना। शायद सेम ही हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो, बाकी ऐसे ही था वो क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, ठीक है ना। सबसे पहले अपन देखते हैं गिवन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट पहचानने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं कि जो कम अमाउंट में है वो सॉल्यूट होता है। तो बता दीजिए ज़रा, सॉल्यूशन के अंदर कम अमाउंट में कौन है? ये 250 ml सॉल्यूशन है, इसमें 4 ग्राम NaOH है। तो बताइए कौन है कम अमाउंट में? NaOH। NaOH कम अमाउंट में है तो NaOH क्या हो गया? सॉल्यूट। जो कितना पड़ा हुआ है? 4 ग्राम। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है हमारा 4 ग्राम। इसके बाद बात करें अपन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट यानी NaOH का मोलर मास कितना होता है भाई? 40 ग्राम। ये वैसे तो क्वेश्चन में दिया आया था, लेकिन मैं आपके लिए सॉल्यूट का मोलर मास निकालना भी सिखा दूंगा, ठीक है ना। 11th में मैंने आप लोगों के लिए मोलर मास निकालना सिखाया है। वैसे तो ये चीज़ क्वेश्चन में आई थी कि मोलर मास ऑफ NaOH इज इक्वल टू 40 ग्राम। तो ये पहले से ही गिवन था क्वेश्चन में कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी NaOH 40 ग्राम। लेकिन ये 40 ग्राम कहाँ से आया ये भी मैं आप लोगों के लिए बता दूंगा, ठीक है। अभी इसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक बार मोलर मास निकालना भी सिखा देता हूँ, कुछ मेन कंपाउंड का, है ना। इसके बाद फिर बात करते हैं अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? 250 ml। तो ये तीन चीज़ें मुझे दी हुई हैं। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जिसको मैं W1 बोलता हूँ, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जिसको मैं M1 बोलता हूँ, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जिसको मैं बोलता हूँ VML। ये तीन चीज़ें मुझे क्वेश्चन में दी हैं। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 4 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 ml और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी NaOH इज 40 ग्राम। ये गिवन है, लेकिन फिर भी अभी हम एक बार सीख लेंगे कि इसको किस तरीके से निकालना है, ठीक है ना। अब मोलरिटी निकालना है हमें। मोलरिटी यानी कैपिटल M निकालना है। फॉर्मूला क्या निकाला था हमने? W1/M1 इंटू 1000 अपॉन VML, ठीक है ना। फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए। M इज इक्वल टू W1 की जगह पे 4, ये 4.0 लिखा है, 40 ना समझ लें आप लोग, चाहे तो मैं ये 0 हटा ही देता हूँ भाई, है ना। सिर्फ 4 ग्राम है ये, ठीक है। 4 डिवाइडेड बाय M1। M1 कितना है? 40 इंटू 1000 की जगह पे 1000 डिवाइडेड बाय VML। बताइए VML यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 250, ठीक। इतना मैथ तो आता होगा आप लोगों के लिए। 4 आ जाएगा, 4 से मैं 40 को कैंसिल करूंगा, 10 का डिवाइड करेंगे हम 4 में तो कितना आ जाएगा? 0.4। और मोलरिटी की जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर। यूनिट भी निकालना मैं आपको बता दूंगा। मोलरिटी की यूनिट मोल पर लीटर होती है, कैसे होती है, ठीक है। ये भी सीख लेंगे, इतना नोट कर लीजिए।
यहाँ पे मैं कुछ एटम्स लिख रहा हूँ और उनका मोलर मास लिख रहा हूँ। देखिए ये सारी चीज़ें 11th की हैं, हमने सीखी हुई हैं वहाँ पे। अब अगर किसी ने वहाँ नहीं सीखा है तो वो यहाँ इनको सीधा याद कर ले, ठीक है। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1 ग्राम, हीलियम का होता है 4 ग्राम, कार्बन का होता है 12 ग्राम, नाइट्रोजन का होता है 14 ग्राम, ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम, सोडियम का होता है 23 ग्राम, मैग्नीशियम का होता है 24 ग्राम, एल्यूमिनियम का होता है 27 ग्राम, फास्फोरस का होता है 31 ग्राम, सल्फ़र का होता है 32 ग्राम, क्लोरीन का होता है 35.5 ग्राम, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, इनका मोलर मास होता है 40 ग्राम सबका। याद है ना, अब आइसोबार्स पढ़े थे हमने। अभी मैंने कुछ सारे नहीं लिखे हैं, बीच बीच में मैंने कुछ हटा भी दिए हैं। मैंने वही एलिमेंट लिख दिए आपके सामने जो ज़्यादा काम में आने वाले हैं। अगर आप इन सबको याद कर लें, इनके मोलर मास याद कर लें, तो आपको आसानी से मोलर मास निकालना आ जाएगा मोस्ट ऑफ द कंपाउंड का। जैसे फॉर द एग्जांपल अभी हमारा था NaOH, था ना। अब मैं आपसे पूछूं NaOH का मोलर मास 40 निकाला था, कैसे निकाला था? देखो इसमें कौन कौन है, Na यानी सोडियम है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, 3 चीज़ें हैं। बताइए ज़रा सोडियम का मोलर मास कितना है? ये लिखा हुआ है, कितना है? 23 ग्राम। प्लस ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है, ज़रा देख लीजिए ज़रा। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है? 16 ग्राम। और प्लस हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है, देख लें, 1 ग्राम। अब मेरे हिसाब से जोड़ना तो आता होगा आपको, जोड़ लें, कितना हो जाएगा? 40 ग्राम। तीनों को जोड़ें, 40 ग्राम आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप मोलर मास निकाल सकते हो। मैंने आपके लिए वो एलिमेंट सामने लिख दिए हैं जो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में होते हैं, और अगर आप इनके मोलर मास याद कर लें तो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड का मोलर मास निकालना आपको आ जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर द एग्जांपल H2 की बात करें तो एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो कितना होगा? 2 ग्राम। भाई एक का 1 ग्राम तो 2 का 2 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन का कितना है मोलर मास? 16 ग्राम। तो H2O यानी वाटर का मोलर मास कितना आ जाएगा? 18 ग्राम, ठीक है ना। और बात कर लेते हैं अपन, जैसे मैं लिख दूं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास मुझे निकालना है, कैसे निकालूं भाई? एक हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है? 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन का मोलर मास 2 ग्राम, प्लस S सल्फर, सल्फर का मोलर मास देख लीजिए ज़रा कितना है? 32 ग्राम, 32 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन। बताइए ज़रा एक ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है? 16 ग्राम। अच्छा बताइए, अगर एक ऑक्सीजन का मोलर मास 16 ग्राम है तो 4 ऑक्सीजन का कितना होगा? 16 × 4 यानी 64 ग्राम। एक ऑक्सीजन का 16 तो 4 ऑक्सीजन का 64, 16 चौको 64, पहाड़ा आता है? आता होगा शायद, ठीक है। सबको जोड़ दो, आता होगा, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। सबको जोड़ दो ज़रा, कितना होगा? 98 ग्राम। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास कितना हो गया बताओ ज़रा? 98 ग्राम। इस तरीके से आप मोलर मास निकाल सकते हो कंपाउंड्स का, अगर क्वेश्चंस में दिया भी नहीं है तो। लेकिन वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन में मोलर मास दे देते हैं वो। तो अगर आप लोगों के लिए मोलरिटी का क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर लोगे। देखो बड़े आसान तरीके से मैंने आपके लिए आज समझाया, बहुत धीरे पढ़ाया। पहला रिकॉर्डिंग था, कोशिश की कि आपको ज़्यादा डाउट ना निकले इसमें, इसलिए बहुत धीरे और बारीकी से पढ़ाने की कोशिश की है ना। फिर भी आप लोग ध्यान से पढ़ें, जो भी डाउट निकले वो मुझसे पूछें, है ना। और अगले लेक्चर के लिए
इंतज़ार करें, अगला लेक्चर शूट करते ही हम इस पर डाल देंगे। अगली क्लास में हम मोलैलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।